सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आइस, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सेशन बियॉन्ड हेडलाइंस। ठीक है, जहां मैं आपके साथ रोज़ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करता हूं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो 2-3 दिन से बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम में आने का, ओपीएससी प्रीलिम्स में आने का बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रहा है। ठीक है, तो आइए इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। और सारे टॉपिक के बाद मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, जिसको आप वीडियो पॉज करके ज़रूर कमेंट करिए, मैं चेक करूँगा उसका। और ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ओपन चैनल है वो, ठीक है, उस पर आप ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिल सकता है आपको। तो आज जो मैंने बच्चों टॉपिक लिया है, देखिए क्या है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर, जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी पर्सनालिटी पॉइंट पे, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, यूविन पोर्टल, क्लासिकल लैंग्वेज एंड पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, आइए आते हैं इसमें ब्रीफली डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक पे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है वो है आपका इलेक्शन एक्सपेंडिचर। जैसे आपका महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं बहुत जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। ठीक है, ये क्या होता है ना कि कोई भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी, एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो उनका रूल होता है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी लिमिट सेट किया नहीं गया है। जैसे अगर बीजेपी या कांग्रेस है तो उनके लिए कोई भी एक्सपेंडिचर लिमिट सेट नहीं किया गया कि इतना ही खर्च करना है या 50 लाख खर्च करना है, 1 करोड़, नहीं, उन लोगों के लिए कोई लिमिट नहीं है। बट कैंडिडेट के लिए लिमिट सेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी से, अगर ये स्टेट से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसका एक्सपेंडिचर इतना ही उसको करना है। तो वही ब्रीफली देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या पूछ सकता है आपको कि कैंडिडेट का कितना एक्सपेंडिचर लिमिट होता है फॉर लार्जर एंड फॉर स्मॉलर स्टेट। ठीक है, तो अभी इसमें देख सकते हो द इलेक्शन एक्सपेंडिचर फॉर द कैंडिडेट। ठीक है, लोकसभा के लिए कितना है बच्चों, देख रहे हैं आप, 95 लाख पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। लोकसभा के लिए अगर लार्जर स्टेट में वो है, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, उड़ीसा हुआ, तो 95 लाख एक एक्सपेंडिचर लिमिट उनके लिए सेट किया गया, उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। और स्मॉलर स्टेट्स के लिए कितने, 75 लाख। फॉर एमएलए इलेक्शन, फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, जो कैंडिडेट का जो एक्सपेंस है वो 40 लाख है फॉर लार्जर स्टेट एंड 28 लाख फॉर स्मॉलर स्टेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर याद रखोगे, फैक्चुअल है बट ये पूछता है। और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना बच्चों, एक प्रॉब्लम होता है बहुत। अगर ये एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं है तो क्या होता है, जो छोटे कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जिनका बड़े पार्टियों से कोई लिंक नहीं है, और वो लोग इलेक्शन में, वो लोग डेमोक्रेसी में फाइट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं है। ठीक है, तो पैसा ना होने की वजह से जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट है, जो सच में कुछ करना चाहते हैं अपने सोसाइटी के लिए, उनको मौका ही नहीं मिलता है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। ठीक है, कितना वो फंड कर पाएगा। ये तो बस मैंने लिमिट बताया आपको कैंडिडेट का, ये तो कैंडिडेट का है, बट पॉलिटिकल पार्टी फिर इस पर कुछ खर्चा करेगा, कैंपेनिंग इसके लिए करवाएगा, मैनिफेस्टो छपवाएगा, एडवर्टीजमेंट खर्चा होगा। तो जो स्मॉलर जो कैंडिडेट है, जो मतलब छोटे मोटे जिनका फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, वो लोग इलेक्शन मेन जो डेमोक्रेसी में अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाने में नाकामयाब रहते हैं। ठीक है, तो इस पर जो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, और प्लस कुछ सजेशन भी दिया गया। चैलेंज तो मैंने बता दिया कि छोटे मोटे जो कैंडिडेट होते हैं वो आ नहीं पाते। दूसरा प्रॉब्लम है आपका फंडिंग। इसका जो चैलेंज है, जो एड्रेस करेगा, जैसे यूएस में क्या होता है ना, वहाँ पे जो बजट से सैंक्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है आपका इलेक्शन। बट यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया में भी सेम हो, स्टेट बजट से एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दिया जाए कि इतना ही इलेक्शन में खर्चा करना जाएगा। ठीक है, तो वो एक अच्छा हो सकता है, सजेशन हो, मतलब अडॉप्ट कर सकता है इंडिया। ठीक है, जहाँ पे डोनर पे, प्राइवेट डोनर पे या बिजनेसमैन पे ना डिपेंडेंट होकर, जैसे इंडिया में क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग फंड करते हैं इलेक्शन, तो जब उसके पार्टी या उसके कैंडिडेट जीत जाता है तो फेवर करते हैं उस बिजनेस को। तो ये ना करके अगर स्टेट अपने बजट से अगर पैसा दे उनको, तो ये जो नेपोटिज्म है, जो फेवरेटिज्म है, जो पार्शलिटी है, वो हट जाएगा, क्योंकि सबके लिए स्टेट फंड करेगा, है ना। तो ये चीज़ है इसका सजेशन में। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, आते हैं दूसरे टॉपिक पे। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है आपके सामने, देखिए, जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी। तो ये इनका क्या रिसेंटली एक दिन पहले इनकी डेथ हो रखा है, नेचुरल डेथ हो रखा है ना। तो क्या हुआ है, ये पर्सनैलिटी इसलिए फेमस है, इन्होंने वो जो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया था। ठीक है, आप बोलें जो प्राइवेसी जो होता है, राइट टू प्राइवेसी, उसके लिए चैंपियन थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है, ए चैंपियन ऑफ प्राइवेसी हु चैलेंज्ड आधार एंड। ठीक है,
तो जो हमारा जो प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया है बिकॉज ऑफ इन्हीं पर्सनैलिटी के वजह से, के एस पुट्टुस्वामी, उनका जो जजमेंट बहुत फेमस जजमेंट है, मैं इसमें अक्सर बच्चे उनको कोट करते हैं ना, राइट टू प्राइवेसी जजमेंट बाय इन के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही है, आपको इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में कैसा करना है कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। बहुत बार पूछ रखा है स्टेट एग्जाम में, इवन यूपीएससी भी पूछ रखा है, ठीक है, कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर कौन सा आर्टिकल, वो देखना होगा आपको। तो राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, अंडर कौन सा आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटीड बाय पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 डील्स विद व्हाट, फंडामेंटल राइट्स। तो राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो फेमस पर्सनैलिटी है, जब भी कोई पर्सनैलिटी का डेथ होता है ना, या कुछ ऐसा इंसिडेंट न्यूज़ में देखने को मिलता है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। इस बार OPSC उस क्वेश्चन पूछ लिया था, हु इज द फादर ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसका भी आंसर MS स्वामीनाथन ही होगा। तो पर्सनैलिटी पे भी 1-2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, इसको सॉल्व करके कमेंट करिए। फिर आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम और आयुष्मान वय वंदना कार्ड। रिसेंट कल ही आज मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये कार्ड दैट इज आयुष्मान वय वंदना कार्ड। ये वय वंदना क्या क्या है, वय मतलब होता है एल्डर, सीनियर सिटीजन। तो अब क्या हो गया, जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है जो 5 लाख प्रति ईयर 5 ईयर जो मिलता था, अब हर एक उन बुजुर्ग को मिलेगा जो भी 70 के पार है। ठीक है, पहले कुछ इनकम का रेस्ट्रिक्शन था, उन्हीं को मिलेगा जिनका इनकम कुछ लिमिट से कम होगा, बट अभी ये कार्ड में एवरी सिटीजन हु हैव अबव 70 ईयर्स नाउ दे विल बी गेटिंग दिस बेनिफिट फ्रॉम दिस कार्ड। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, सब टोटल 70 से जितने भी है ऊपर सारे व्यक्ति एल्डरली पर्सन लोग कवर हो रहे हैं, जिनको 5 लाख मिलेगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। जैसे आयुष्मान भारत पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सारे स्टेट्स ने अपना रखा है, सिर्फ 2 स्टेट है जो एक्सेप्शन है, वो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल और दिल्ली। ये 2 स्टेट है अभी तक वहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, क्योंकि उनका अपना स्कीम है। प्लस ऐसा होता है कि रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टी में टसल रहता है। तो आप याद रखिएगा, ये जो कार्ड बना है आयुष्मान वय वंदना कार्ड, दिस इज अंडर आयुष्मान भारत मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसमें क्या होता है सारे 70 ईयर्स से जितने भी एल्डर्स पॉपुलेशन है सबको हम कवर कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में। ठीक है, 5 लाख पर ईयर। आगे आते फिर, जैसे मैंने कहा 5 लाख में बता दिया। बस ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल ये 2 स्कीम में कवर नहीं है। ठीक है, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल दे आर अनकवर्ड अंडर दिस स्कीम, ये बात आपको याद रखना है। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन देखिए मैं आपको दे दिया हूं, इसको आप कमेंट करके आंसर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। ठीक है, यूविन पोर्टल, तो ऐसा पोर्टल, यूविन पोर्टल, टेप पोर्टल, ई टैप लॉन्च, ऐसे जो प्रोजेक्ट नेक्सस, ये सब पे हमेशा एक ना क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है। तो यूविन पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये इम्यूनाइजेशन को क्या कर दिया गया, डिजिटल कर दिया गया। इसका जो पीछे देखते हैं हम क्या किया है, PM मोदी ऑल्सो लॉन्च द यूविन पोर्टल फॉर व्हाट, फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन सर्विसेज फॉर प्रेग्नेंट एंड चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इट विल एनहांस एक्सेस टू हेल्थ सर्विस, प्रोवाइड सिटीजन विद सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी। जैसे हमारा एक प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिशन इंद्रधनुष। अब इसका 2.0 भी आ रखा है, मिशन इंद्रधनुष 2.0, जहाँ पे 12 प्रिवेंटेबल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए, देखिए 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए जो सरकार है फ्री में वैक्सीनेट करती है, इम्यूनाइजेशन करती है। तो ये जो यूविन पोर्टल अब इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है, ट्रैक कर पाएंगे किन प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं मिला, किन चाइल्ड लोग को नहीं मिला है। ठीक है, तो डिजिटली ट्रैक कर पाएंगे और एटलीस्ट जितना भी इंडिया में प्रेग्नेंट वुमेन चिल्ड्रन है उसको हम इस प्रोग्राम के अंदर कवर कर पाए। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर मिशन इंद्रधनुष के अंदर कौन कौन सा वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है ये भी बार बार पूछा गया है। बहुत बढ़िया से मैंने लिस्ट बना रखा है, आप देखिए, डिप्थेरिया अगेंस्ट डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, पोलियो, मीजल्स, रूबेला। ठीक है, ये सब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आपका कवर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये बच्चों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था यूविन पोर्टल, जिसको डिजिटलाइज कर दिया गया है आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को।
फिर एक न्यूज़ में चल रहा है अभी मैथिली लैंग्वेज ऐड नहीं हुआ है क्लासिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्लासिकल लैंग्वेज जैसे मैंने इसका ही मैंने डीपली एक वीडियो बना रखा है, बहुत डीपली डिस्कस किया था। तो अभी तक फिलहाल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है जिसमें उड़िया इज रिसेंटली एडेड इन 2014, ठीक है। इसका प्री रिक्विजिट होता है कि लैंग्वेज एटलीस्ट 1500 ईयर्स पुराना होना चाहिए, ठीक है। वो प्री रिक्विजिट मैंने डिटेल में डिस्कस किया, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा आपका वीडियो में। न्यूज़ में क्या चल रहा है ना, मैथिली जो बिहार का है वो 8th शेड्यूल लैंग्वेज में है, बट उसको क्लासिकल अकॉर्डेंस नहीं मिला। क्यों? बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली में, बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली उन्होंने प्रपोजल पास नहीं किया था। नहीं तो अगर वो लोग प्रपोजल पास कर दिए होते तो मैथिली जो 5 लैंग्वेज, जो अभी रिसेंटली जो 5 लैंग्वेज को मिला गया है क्लासिकल, उसमें भी रह जाता। तो रिसेंटली देखो किस किस को लैंग्वेज मिला गया, मराठी, पाली, प्राकृत, ठीक है, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी एंड बंगाली, ठीक है। रिसेंटली 5 ऐड हुआ है और प्रीवियस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। प्रीवियस कितना था? 6, 5, 11, अभी टोटल 11 लैंग्वेजेस को मिल गया है तुम्हारा क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। मैथिली को नहीं मिला तो मैथिली आपका ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैथिली 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। तो 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर साल देखा गया है कि यूपीएससी में 8th शेड्यूल से जरूर क्वेश्चन निकालता है। लास्ट ईयर भी आया था। 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस है, उसको आप याद रखोगे कि कौन सा लैंग्वेज इंसर्टेड है। तो मैथिली इंसर्ट है 8th शेड्यूल में, बट वो आपका क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस नहीं है। तो ये एक्सेप्शन पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट में कौन सा लैंग्वेज इंसर्ट किया गया था वो भी पूछता है, तो वो भी आप पढ़िएगा, ठीक है। तो फिर ये मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, आप सॉल्व करिए। तो आज का फिर लास्ट टॉपिक में आते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर। तो पेमेंट एग्रीगेटर बच्चों क्या है, रिसेंटली क्या है कि जो जियो जो पेमेंट है उसको एक टैग आरबीआई ने अलाउ कर दिया कि वो पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है, उसको स्टेटस दे दिया गया। ये क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर आपका इंटरफेस होता है बिटवीन कस्टमर एंड जो बिजनेसमैन, ठीक है। जैसे आप जाते हो कुछ शॉपिंग करने के लिए, जो आप पीओएस मशीन देखते हैं, है ना, तो आप स्वाइप करते हैं अपने कार्ड से। तो जो पेमेंट एग्रीगेटर क्या है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ पे ट्रांजेक्शन हो पाए बिटवीन कस्टमर एंड बिटवीन द बिजनेसमैन हु इज गिविंग सर्विसेज। तो इसमें ऑलरेडी हमारा पेमेंट ऑपरेटर था, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये सब ऑलरेडी पेमेंट ऑपरेटर है हमारा एग्जिस्टिंग। अमेजोन पे है, स्ट्राइप है, पेपल है, ठीक है, पेटीएम है, रेजर पे है। तो ये सब ऑलरेडी पेमेंट एग्रीगेटर है जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड बिटवीन क्लाइंट, ठीक है। अब जियो को भी हम स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। रिसेंटली क्यों इस न्यूज़ में जियो पेमेंट कैन बी एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, जियो भी पेमेंट अब आ गया पेटीएम के साथ, तो अभी वो भी जुड़ गया। पेमेंट एग्रीगेटर इज अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडेड दैट इनेबल्स कस्टमर टू मेक बिजनेसेस टू एक्सेप्ट पेमेंट ऑनलाइन। सिंपल से है ना, पेमेंट एग्रीगेटर क्या करता है, बिजनेस और कस्टमर के बीच में एक इंटरफेस ऐड करता है ताकि ट्रांजेक्शन हो पाए, ठीक है। सिंपल टॉपिक है, इस पर एक मैंने क्वेश्चन दे रखा है। एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर को पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। और हमारे एक नया बैच अनाउंस हो रहा है फ्रॉम नवंबर 7, ठीक है। जस्ट दिवाली के बाद हम लॉन्च करेंगे, जहाँ पे हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसेट क्लासेस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 1-to-1 मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिलेगा अंडर वन रूफ, ठीक है। दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपना सीट जल्दी से जल्दी रिजर्व करिए। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।